Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsen Munawwar, your biology teacher for NMD CAT session. आज हम लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में खास तौर पर हम दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज गैसियस एक्सचेंज। अब जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो प्लांट्स में किस तरह से है और एनिमल्स में किस तरह से है, और इसके साथ साथ गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरह से स्टडी की जा सकती है। तो सबसे पहले हम की कंटेंट्स को जाने तो पहला जो की कंटेंट हम देखेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें पर्टिकुलरली हम कार्निवोरस प्लांट्स को डिस्कस करेंगे और इसके कुछ एग्जांपल जिसमें वेनस फ्लाई ट्रैप है, सैंडियो है और बाकी जो कार्निवोरस प्लांट्स हैं उनके मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। इसके अलावा वाटर एंड मिनरल अपटेक के बारे में जानेंगे बाय द रूट, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसका मतलब जो जाइलम में वाटर अपटेक होती है विद मिनरल, जिसको हम एसेंट ऑफ सैप का नाम देते हैं, इसके साथ साथ ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन द फ्लोएम। तो ये वो मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से जाइलम और फ्लोएम के अंदर वाटर और मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर या पोटेंशियल, जो कि पर्टिकुलरली वाटर पोटेंशियल में स्टडी करेंगे, और लास्ट पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के केस में रेस्पिरेशन का क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले जो आज के की कंटेंट्स का हिस्सा है दैट इज एक्चुअली कार्निवोरस प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब जो कार्निवोरस प्लांट्स हैं या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, इनको हम नाम देते हैं दीज आर ट्रू ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि प्लांट में कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो कि हेट्रोट्रॉफ हो प्योरली। हर प्लांट जो है वो ग्रीन होने के साथ साथ फोटोसिंथेटिक होने की वजह से वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, लेकिन अपनी जो ग्रोथ है उसको इन्हांस करने के लिए या कुछ सब्सटेंस जो कि वो खुद नहीं बना सकता वो हासिल करने के लिए वो हेट्रोट्रॉफिक या अदर मेथड्स को जो है यूज करता है। जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ये ट्रू ऑटोट्रॉफ्स हैं, लेकिन ये सप्लीमेंट करते हैं अपने इनऑर्गेनिक डाइट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आमतौर पर प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को अब्सॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के जरिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में उनकी कन्वर्जन करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से और वाटर जो है वो रूट के जरिए अपटेक करते हैं और इन दोनों को मॉलिक्यूल्स को फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के जरिए कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स की सिंथेसिस भी कर रहे होते हैं। इन केस ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पाते, तो इसलिए ये इंसेक्ट्स या स्मॉल अदर एनिमल्स लाइक प्रोटोजोन्स उनसे उनको जो है वो ट्रैप करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और उनसे अमाइनो एसिड हासिल करते हैं और अपने जो नाइट्रोजन कंटेंट की डेफिशिएंसी है उसको फिल अप करते हैं। तो इसका मतलब ये ट्रैप कर सकते हैं इंसेक्ट्स को, स्मॉल एनिमल्स को, ताकि नाइट्रोजन कंटेंट्स हासिल करें। अब इनका जो इंडिविजुअल होता है प्लांट, उसमें जो बेसिक ऑर्गन है रूट, लीव, स्टेम और लीव्स होते हैं। तो जो पर्टिकुलरली ऑर्गन इन्वॉल्व होता है फॉर द ट्रैपिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ इंसेक्ट दैट इज एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव। तो इनके जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई होते हैं ताकि इंसेक्ट को ट्रैप कर सके और डिकम्पोज कर सके। इन लीव्स के पास जो डिकम्पोजिशन कैपेसिटी होती है वो दो तरह से हो सकती है। दैट कैन बी रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट द एंजाइम एंड there are some symbiotic bacteria which are responsible to decompose that particular insect or protozoan। अब यहां पे ये देखा जाता है कि इन प्लांट्स की इस एक्टिविटी को हेट्रोट्रॉफिक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनसे जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं दीज आर द एंजाइम्स सेम एज द एनिमल्स। जैसे कि प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, इस वजह से हम इनको हेट्रोट्रॉफिक या पैरासिटिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। अब ये तो एक जनरल पॉइंट जो है वो हमने हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात की, लेकिन एग्जांपल्स कौन सी हैं और वो डिफरेंट प्लांट्स किस तरह से इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और डिकम्पोज करते हैं, ये जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में जो मेन कैटेगरीज हैं उसमें सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं पिचर प्लांट्स, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो सरासिनिया पुपोरिया है। इसके अलावा नेपेंथिस, हेलियमफोरा, सेफेलोटस एंड डार्लिंगटोनिया,
ये डिफरेंट और भी पिचर प्लांट्स जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन सारासिनिया पुपोरिया कंसिडर किया जाता है। इसमें जो लीव्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन क्या होती है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सैक लाइक और पिक्चर लाइक हो जाता है, इसी वजह से इसको पिक्चर प्लांट्स भी कहा जाता है, एंड दैट इज पार्शली फिल्ड विद द वाटर। इसके जो लीव्स का जो मॉडिफिकेशन है उसके एंड पर हुड मौजूद होता है, जो कि इस पिक्चर को या सैक को ओपन या क्लोज कर सकता है। इसके पास स्टिफ हेयर्स एट लीफ सरफेस होते हैं, पूरे लीफ सरफेस के ऊपर माइन्यूट स्टिफ हेयर्स मौजूद होते हैं और उनसे स्टिकी सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। जैसे ही इंसेक्ट जो है वो आके अटैच होता है तो इंसेक्ट को ट्रैप किया जाता है। अब वो इंसेक्ट हो सकता है या कोई भी प्रोटोजोन, इस वजह से हम फूड कह सकते हैं, दैट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द लीफ और एंजाइम सेक्रेटेड बाय द लीव्स। तो ये पिचर प्लांट जो है उनके ऊपर स्टिफ हेयर जो थे उनके ऊपर आके जब अटैचमेंट होगी तो वो उसको ट्रैप कर लेगा स्टिकी ग्लू लाइक सिक्रीशंस की वजह से, और उसके बाद उसको डिकम्पोज करना शुरू कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर एक और प्लांट की बात करें तो दैट इज वेनस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज डायोनिया मस्सिप्यूला। ये इंडिविजुअल जो है इसमें भी लीफ मॉडिफाई होता है, किस तरह से, बाइलोब्ड लीफ होता है, जस्ट लाइक अ बुक जिस तरह से हम देखते हैं, या दोनों हैंड जो है वो एक दूसरे से अगर जोड़े तो दरमियान में सेंट्रल मिडरिब है और दोनों साइडों पर लोब्स मौजूद है, इसलिए हम कहते हैं बाइलोब्ड लीफ विथ अ सेंट्रल मिडरिब। इसके पास जो मार्जिन्स हैं, लोब्स के मार्जिन्स हैं, उनके ऊपर ब्रिसल्स मौजूद होते हैं, जिस वजह से हम कहते हैं मार्जिन्स ऑफ द लोब कंटेन ब्रिसल्स या लॉन्ग स्टिफ ब्रिसल्स, और इन्हीं को टीथ का नाम भी दिया जाता है। और जैसे ही इनके इंटरनली मिडरिब और लॉब्स के साथ जो है वो स्ट्रक्चर आके कोई भी इंसेक्ट या प्रोटोजोन अटैच होता है तो ये ब्रिसल्स को इंटरलॉक कर लेते हैं, और उस इंटरलॉक करने की वजह से इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है और अल्टीमेटली अपने एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं, एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय द लीव्स से। सनड्यू की बात करें, ड्रोसेरा इंटरमीडिया। अच्छा, इससे पहले वेनस फ्लाई ट्रैप जो है उसी तरह का एक और इंडिविजुअल जो कि लेस कॉमन है, जिसको वाटर फ्लाई ट्रैप कहते हैं। ये रूटलेस एक्वेटिक प्लांट है, इस वजह से इसको वाटर फ्लाई ट्रैप का नाम देते हैं। इसमें भी उसी तरह से 2 लॉब्स होती हैं और मिडल लमेला और उसके मार्जिन्स पर लीव्स मौजूद होते हैं, इसलिए इसको वाटर फ्लाई ट्रैप का नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ तीसरा जो हम देख रहे थे दैट इज सनड्यू। इसको ड्रोसेरा इंटरमीडिया का नाम दिया जाता है और इसमें लीव्स जो है वो टाइनी लीव्स होते हैं एंड दैट बियर न्यूमरस हेयर लाइक टेंटिकल्स। होता यह है कि अगर ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है तो इसके ऊपर यूं टेंटिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और हर टेंटिकल के टिप पर पर्टिकुलर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिकी सिक्रीशन, जिस वजह से इन पे आके इंसेक्ट जो है वो ट्रैप कर सकता है। इनके केस में जो इंसेक्ट्स हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय द प्लांट्स ऑर्डर, खुशबू की वजह से, और एंटेंगल्ड हो जाता है। इनके केस में इंसेक्ट ट्रैप होने के बाद एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कि डिकम्पोज करते हैं उस इंसेक्ट को। तो इसका मतलब जो पिचर प्लांट था उसमें बैक्टीरिया या एंजाइम दोनों हो सकते हैं, इसके केस में भी सिर्फ एंजाइम है और सनड्यू के केस में भी सिर्फ एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ताकि डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व हो और उसके जरिए जो नाइट्रोजन सप्लीमेंटेशन है या नाइट्रोजन कंटेंट्स की डेफिशिएंसी है उसको फिलफिल कर सके। वाटरफ्लाई ट्रैप के बाद एक और ब्लैडर वर्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है नाम, जिसको आर्टिकुलेरिया का नाम दिया जाता है, और इसमें मच डिवाइडेड लीव्स होते हैं और लीव्स के जो लीफलेट्स हैं वो ब्लैडर लाइक होते हैं, इस वजह से इसको ब्लैडर वर्ट्स का नाम भी दिया जाता है। That was about the insectivorous plants. तो नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय जाइलम, रूट एज वेल एज द पर्टिकुलरली फ्लोएम। तो मैकेनिज्म जानने के लिए कि किस तरह से वाटर एंड मिनरल अपटेक होता है उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अपटेक ऑफ वाटर मिनरल, यानी कि वाटर और मिनरल्स को अपटेक किया जा सकता है रूट से, जाइलम से, और उसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बाय द फ्लोएम। ये प्रोसेस जो है इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अब्जॉर्प्शन ऑफ रूट के लिए प्रोसेस कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले डिफ्यूजन का प्रोसेस है, दैट इज
द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, सिंपली उसको डिफ्यूजन का नाम दिया जाता है। और अगर पर्टिकुलर प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो तो उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है। इसके साथ साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जा रही होती है, तो इसका मतलब डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेसेस है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं ताकि मटेरियल को फ्रॉम द सॉइल टूवर्ड्स द रूट सप्लाई किया जा सके। इसके अलावा अगर डिफ्यूजन विद द रेफरेंस ऑफ वाटर हो तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं ऑस्मोसिस, जिसमें हम खास तौर पर कहते हैं कि जो रूट एपिथेलियम है इस पे पर्टिकुलरली जो कुछ सेल जो हैं उनकी एपिडर्मिस मॉडिफाई हो जाती है और उस मॉडिफिकेशन की वजह से रूट हेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। नॉर्मली रूट हेयर्स जो है वो 67% ऑफ टोटल सरफेस एरिया पर मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। इसके बाद इंटरनली अब वाटर जो है रूट हेयर्स के जरिए या एपिडर्मल सेल्स की तरफ से एंटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज कॉर्टेक्स सेल्स, तो यहां पे कॉर्टेक्स सेल्स मौजूद होंगे। कॉर्टेक्स सेल्स के बाद इंटरनली मौजूद होते हैं एंडोडर्मिस, जो कि स्पेसिफिक एंडोडर्मिस के सेल्स हैं। अब इस एंडोडर्मिस के सेल्स से नेक्स्ट में मौजूद होती है पेरिसाइकल और उसके बाद स्पेसिफिकली जाइलम सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब जो बाहर वाटर सॉइल के अंदर मौजूद है यहां से वाटर का टूवर्ड्स द पर्टिकुलर जाइलम रीजन पहुंचने के लिए ये पाथवे इस्तेमाल होता है। अब इसमें ये जो स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हैं इसमें जो डिफरेंट पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं उसमें पहला पाथवे हम कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे है, फिर सिम्प्लास्ट पाथवे और वैक्यूलर पाथवे। अब जो एपोप्लास्ट पाथवे है इसमें एडजेसेंट सेल वॉल्स में, मिसाल के तौर पर हम अगर यहां पे शो करें तो फॉर एग्जांपल यहां से वाटर जो है वो एंटर हुआ, इसके बाद वाटर जो है वो एडजेसेंट सेल वॉल्स के जरिए, मतलब सेल्स के अंदर एंटर नहीं हुआ, बिटवीन द सेल जो है वो मूवमेंट हुई और अप टू द एंडोडर्मिस पहुंचा। क्यों? यहां पे आके यहां से आगे मूव नहीं कर पाता, उसकी वजह क्या है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर बैंड्स ऑफ द सेल वॉल विच आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ सुबेरिन और लिग्निन, जिसको हम नाम देते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से एपोप्लास्ट पाथवे एंडोडर्मिस तक डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अब इसके ऑपोजिट जो दूसरा अल्टरनेट मेथड यूज किया जाता है वो क्या है? सिम्प्लास्ट पाथवे। इसमें क्या होता है कि वाटर जो है उसकी मूवमेंट यहां से बिल्कुल उसी तरह से एंटर होगा और उसके बाद एडजेसेंट सेल्स में थ्रू द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, यहां पे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनेगा बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स और उसको नाम दिया जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसको एक्चुअली हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। और इसी वजह से जो ये प्रोसेस है सिम्प्लास्ट का, इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट एक मेजर रोल प्ले कर रही होती है ताकि मटेरियल को पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट किया जाए टुवर्ड्स द जाइलम। अब जो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट है ये दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो एपोप्लास्ट है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से एंडोडर्मिस तक, और जो सिम्प्लास्ट है वो आगे तक मूव करेगा। इसके अलावा वैक्यूलर पाथवे भी होता है जिसमें वैक्यूल्स जो है उसमें ऑस्मोसिस के जरिए थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल विच इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट, तो उसमें से वाटर को एक वैक्यूल से दूसरे वैक्यूल की तरफ मूव किया जाता है एंड दैट मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज पैसिव वाटर मूवमेंट। तो ये भी पैसिव मूवमेंट है जो कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहलाएगा। तो इसका मतलब ये तीन बेसिक पाथवेज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि एट द डिफरेंट सिचुएशन कोई एक पाथवे ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है या साइमल्टेनियसली भी काम कर सकते हैं ताकि वाटर एंड मिनरल्स को टुवर्ड्स द जाइलम पहुंचाया जा सके। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि वाटर एंड मिनरल्स क्या अलग-अलग ट्रांसपोर्ट होंगे? तो आंसर इज नो। मिनरल्स जो है वो हमेशा सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे विच आर डिसॉल्व्ड इन द वाटर। तो इसका मतलब वाटर जब मूव कर रहा है तो मिनरल्स भी उसके अंदर डिसॉल्व्ड मौजूद हैं।
अब क्या मिनरल जो है उसकी कंसंट्रेशन या किस फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा कि वाटर और मिनरल जो है वो टुवर्ड्स द जाइलम और अपवर्ड एसेंट ऑफ सैप के लिए इन्वॉल्व हो। तो उसमें हम कहते हैं सबसे पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल, ये मैटर करती है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल आउटसाइड द सेल ज्यादा है और इनसाइड द सेल कम है तो डिफ्यूजन के जरिए प्रोसेस जो है वो प्रोसीड हो सकेगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हम कहते हैं टू एक्सटेंड अप टू द कैरियर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो कैरियर मॉलिक्यूल जो है वो किस हद तक वो उस पर्टिकुलर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, और इसके अलावा ईज विद विच इट कैन फ्लो, तो वो आसानी का प्रोसेस जिसके जरिए मिनरल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये डिफरेंट मेथड जो है ये या फैक्टर्स हम समझते हैं जो कि मिनरल्स और वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ही वाटर एंड मिनरल जो कि कलेक्टिवली सैप कहलाता है जाइलम सेल्स में आ जाता है, तो उसके बाद उसको जाइलम वेसल के जरिए अपवर्ड मूव कराया जाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड दैट इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। तो इस प्रोसेस को या इस मैकेनिज्म को समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब जो अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द जाइलम है उसको हम एसेंट ऑफ सैप का नाम देते हैं। तो सबसे पहले सैप का लफ्ज जो है वो उसको अंडरस्टैंड करें। तो सैप इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जिसकी अपवर्ड मूवमेंट होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। और इस मूवमेंट में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व थे उसमें हम कहते हैं पर्टिकुलरली एक जो थ्योरी दी जाती है कोहेजन टेंशन थ्योरी, जो कि अपवर्ड ट्रांसपायरेशन की वजह से अपर सरफेस से यानी कि लीफ की तरफ से एक प्रेशर क्रिएट होता है। इसके साथ साथ रूट प्रेशर थ्योरी जो कि रूट से एक प्रेशर क्रिएट होता है, और इम्बिबिशन। तो ये तीन बेसिक मेथड जो हैं या मैकेनिज्म समझे जाते हैं। सबसे पहला कोहेजन टेंशन थ्योरी, इसको एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट थे डिक्सन, जिन्होंने कहा कि 4 बुनियादी पॉइंट्स हैं जिसपे हम कोहेजन टेंशन थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो था दैट वाज कोहेजन। अब कोहेजन है क्या? दैट इज अट्रैक्शन अमंग सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल का वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, ये क्या कहलाएगा? कोहेजन। तो एक स्टेप जो है वो ये था जिसकी वजह से सॉलिड चेन लाइक कॉलम बन जाती है इन जाइलम ट्यूब। तो जाइलम की ट्यूब के अंदर ये एक कॉलम बन जाता है, चेन बन जाती है, तो क्योंकि हाइड्रोजन के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन एटम के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे टेंशन का प्रोसेस जो है ये कहा जाता है दैट इज पुल ऑफ वाटर चेन, जो कि 200 मीटर तक पुल किया जा सकता है। और इस टेंशन को क्रिएट करने के लिए ट्रांसपायरेशनल पुल एक मेन रोल प्ले करती है। इसके अलावा एडहेजन, अब कोहेजन में सेम काइंड के मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन बढ़े तो कोहेजन थी, और अगर स्टिकिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट काइंड हो तो उसको हम कहते हैं एडहेजन। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल का सेल वॉल ऑफ जाइलम सेल के साथ अटैच हो जाना एडहेजन कहलाता है, एडहेसिव फोर्सेस के जरिए, यानी कि स्टिकिंग के जरिए या चिपकने के जरिए। इसमें वाटर मॉलिक्यूल एडहेयर करते हैं सेल वॉल ऑफ जाइलम सेल से, और इसमें जो खास तौर पर सेल वॉल के साथ वाटर अटैच होता है उसकी एफिनिटी सेलुलोज के साथ सबसे ज्यादा होती है, जिस वजह से ये अटैच हो पाते हैं। तो अगर हम यहां पे देखें कि ये फॉर एग्जांपल जाइलम ट्यूब है, इस जाइलम ट्यूब के अंदर खास तौर पर जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो यूं अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ, और इन अटैचमेंट के प्रोसेस में जो इन्वॉल्व है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए ये एक दूसरे के साथ अटैच है। इसके अलावा इनकी अटैचमेंट पर्टिकुलरली जाइलम सेल्स के साथ भी है। तो जो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है वो कहलाएगी कोहेजन, और जो जाइलम सेल के साथ अटैचमेंट है वो कहलाएगी एडहेजन। और जो टेंशन क्रिएट होनी है वो लीव्स से वाटर के मॉलिक्यूल का ट्रांसपायर होने की वजह से जो लोअर साइड पर मॉलिक्यूल है उसको अपवर्ड मूव कराने के लिए एक जो पुल मिलेगी उसको नाम दिया जाएगा टेंशन। और इसके साथ साथ जाइलम वॉल की स्ट्रेंथ ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि जो ट्रांसपायरेशनल पुल है उसकी वजह से जाइलम के सेल जो है वो स्टिफ रहे और उनका ब्रेकअप या उनका स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज ना हो। तो जो जाइलम वॉल है दैट हैव हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ,
और इसमें जो स्ट्रेंथ की वजह है वो क्या होती है, सेलुलोज एंड लिग्निन। तो इन दो वजूहात से जो जाइलम की वॉल है वो स्ट्रेंथन होती है और ट्रांसपायरेशनल पुल के लिए की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर को बियर करने की कैपेसिटी रखती है। अब जिस वक्त ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती उस वक्त वाटर के मॉलिक्यूल का एडहेयर रहना यानी कि एडहेजन होना जो है वो ज्यादा जरूरी होता है। अब अगर ट्रांसपायरेशन हो रही है तो चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो बने हुए हैं, ऊपर से वाटर के मॉलिक्यूल निकलते जा रहे हैं, नीचे से ऊपर आते जा रहे हैं, तो प्रोसेस चलता जा रहा है। लेकिन जिस वक्त ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होगी उस वक्त वाटर के मॉलिक्यूल का उस चेन की सूरत में रहने के लिए जाइलम की जो वॉल है उसके सेल वॉल्स के साथ अटैच रहना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं एडहेजन। तो इसका मतलब यह हुआ कि एडहेसिव फोर्सेस नॉन ट्रांसपायरेशनल एक्टिविटी के टाइम यानी कि जिस वक्त ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही उस वक्त एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा जरूरी समझी जाएंगी। अब जो हम यहां पे कह रहे हैं कि टेंशन क्रिएट होती है ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से, तो व्हाट इज अ ट्रांसपायरेशनल पुल? जैसा कि लीफ की सरफेस से वाटर के मॉलिक्यूल का निकलना, तो वहां पे पर्टिकुलरली वाटर पोटेंशियल जो है वहां पे कम हो जाएगा और दूसरी तरफ ज्यादा होगा। तो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट के लिए जो लोअर वाटर रूट के तरफ जो वाटर ज्यादा है उसको लीव्स की तरफ भेजा जाएगा, जिसको नाम दिया जाएगा ट्रांसपायरेशनल पुल। इसमें होता क्या है, वजह क्या होती है, मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले डे टाइम पे लाइट अब्जॉर्प्शन होती है। अब लाइट अब्जॉर्प्शन की वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो प्लांट्स कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ट्रांसपायरेशन करते हैं। अब जैसे ट्रांसपायरेशन होगी तो मेसोफिल सेल्स में वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस बढ़ जाएगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन या फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल मूवमेंट होगी। अब जाइलम के अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, मेसोफिल सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल कम होगा, तो ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम जाइलम टुवर्ड्स द मेसोफिल सेल। तो इसी वजह से ट्रांसपायरेशनल पुल जो है वो क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जो मेसोफिल सेल्स में जब वाटर आया तो जाइलम के अंदर कम हो गया और अल्टीमेटली रूट से वाटर को अपवर्ड मूव किया जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशनल पुल एंड दैट is the mechanism of transpirational pull। अब ये एक मेथड था जिसको हमने कहा, या एक मैकेनिज्म था कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। हमेशा सिर्फ यही मेथड इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, बल्कि इसके साथ अल्टरनेट जिसमें रूट प्रेशर और इम्बिबिशन है वो भी जो है वो यूज हो रहे होते हैं। तो रूट प्रेशर और इम्बिबिशन किस तरह से एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करते हैं उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। एसेंट ऑफ सैप में जो मैकेनिज्म में सेकंड फैक्टर इन्वॉल्व होता है दैट इज एक्चुअली रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी बुनियादी तौर पर पुशिंग इफेक्ट फ्रॉम बिलो कंसिडर किया जाता है। जैसे कि हमने ट्रांसपायरेशनल पुल में कहा कि वो लीव्स से एक प्रेशर क्रिएट होता है, जबकि रूट प्रेशर थ्योरी में बिलो यानी कि लोअर साइड से एक प्रेशर जो है या पुशिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। इसका मैकेनिज्म देखें तो बुनियादी तौर पर क्या होता है कि जो सेक्रीशंस ऑफ साल्ट एंड सॉल्यूट इन जाइलम सैप होती है, यानी कि लोअर साइड पर जाइलम सैप के अंदर साल्ट और सॉल्यूट की सेक्रीशंस होती है, जिस वजह से क्या होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो अब ऑस्मोसिस ऑफ वाटर टू जाइलम सेल्स होगी। जब वाटर जो है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल कम कर गया तो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर की मूवमेंट होगी एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ऑस्मोसिस ऑफ वाटर टू जाइलम सेल। जैसे ही ये ऑस्मोसिस के जरिए, प्रोसेस के जरिए वाटर जो है वो जाइलम सेल में एंटर होगा तो जो सैप है उसकी कंसंट्रेशन या सैप के अंदर वाटर के कंटेंट्स बढ़ जाएंगे एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज प्रेशर इन जाइलम सेल्स। तो इस तरह से एक प्रेशर जनरेट होगा जो कि लोअर साइड पे होना है, इसलिए इसको रूट प्रेशर का नाम दिया जाता है। इस रूट प्रेशर को जब मेजर किया जाता है तो दैट इज एक्चुअली 100 to 200 किलो पास्कल इन नॉर्मल सिचुएशन, बट अप्रोक्सीमेटली 800 किलो पास्कल एक्सेप्शनल केसेस में ये देखा जाता है। अब ये जो प्रेशर है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल टूवर्ड्स अपवर्ड, यानी कि एसेंट ऑफ सैप के लिए ये सफिशिएंट नहीं है, लेकिन याद रखिए ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर के तौर पर जरूर काम करेगा। यानी कि इंडिविजुअली या ओनली रूट प्रेशर इज नॉट एबल टू एसेंट द सैप, लेकिन अगर ये ट्रांसपायरेशनल पुल के साथ और उसके साथ साथ इम्बिबिशन के साथ मिलकर काम करे तो उन दोनों
प्रोसेसेस को फैसिलिटेट कर सकता है ताकि वाटर की और मिनरल्स की अपवर्ड मूवमेंट हो सके। अब इसमें जैसे कि ट्रांसपायरेशनल पुल का प्रोसेस हो रहा था, तो हम जानते हैं ट्रांसपायरेशन जो है वो डे टाइम पे हो रही होती है, लेकिन नाइट टाइम पर जिस वक्त ट्रांसपायरेशनल एक्टिविटी मिनिमम होती है या ना होने के बराबर होती है, उस वक्त अनदर फैक्टर एक इस्तेमाल हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज गुटेशन, जिसमें वाटर जो है वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स की सूरत में सरफेस ऑफ द प्लांट से रिलीज हो रहा होता है। अब अगर ट्रांसपायरेशन देखें तो दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स या अपर सरफेस ऑफ द प्लांट्स, लेकिन जो गुटेशन है वो वाटर ड्रॉपलेट्स की सूरत में अगर हो, और इसके लिए जैसा कि ट्रांसपायरेशन के लिए स्टोमेटा या लेंटिसल्स इन्वॉल्व होते हैं, यहां पे जो गुटेशन है इसके लिए स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है हाइडोथोर्ड्स, जो कि रिमूवल ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स करते हैं, जिसको एक्सुडेशन का नाम भी दिया जाता है। थर्ड प्रोसेस देखें जो कि फैक्टर इन्वॉल्व होता है एसेंट ऑफ सैप में, दैट इज कॉल्ड एज इम्बिबिशन। ये प्रोसेस जो है एक्सप्लेन किया स्टैक्स ने 1874 में, और इसने जो प्रोसेस बताया इसने कहा दैट इज एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड स्वेलिंग अप ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस कौन से थे, जैसे कि सेलुलोज और लिग्निन है, ये वाटर को अब्सॉर्ब तो करते हैं लेकिन वाटर इसमें डिसॉल्व नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर यहां पे देखिए ये जाइलम सेल्स हैं, अब ये जाइलम सेल्स के ऊपर सेल वॉल मौजूद है। अब ये सेल वॉल जो है इसके कंपोनेंट वाटर को अब्सॉर्ब करें लेकिन उसमें डिसॉल्व ना हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो जाइलम सैप था वहां से एंटर होना शुरू हो जाए। वो सेल के अंदर तो एंटर ना हो लेकिन सेल वॉल के अंदर आ जाए, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाए, और यहां पे यह प्रोसेस जो है रिवर्सिबल कंसीडर किया जाता है। जब आउटर साइड पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है तो उसको इनवर्ट लाया जाता है, लेकिन अगर वाटर पोटेंशियल जाइलम सैप के अंदर कम हो जाए तो वाटर को इसी तरह से रिमूव भी किया जा सकता है, इसीलिए इसको रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर किया जाता है। इसमें जैसे मैंने कहा कि सेलुलोज एंड लिग्निन जो है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कंसीडर किए जाते हैं, और इसकी जो इंपॉर्टेंस है दैट इज इन सीड जर्मिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं सीड जर्मिनेशन के टाइम पर वाटर को अब्सॉर्ब किया जाता है, और अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ द सीड कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 200 फोल्ड्स, जिसकी वजह से सीड जो है वो वाटर के अब्सॉर्प्शन की वजह से बस्ट करता है और जर्मिनेशन हो जाती है। तो ये इम्बाइबेशन का जो प्रोसेस है ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर को कंट्रीब्यूट कर सके और उसमें एक फैक्टर के तौर पर रिस्पॉन्सिबल हो सके, ताकि एसेंट ऑफ सैप जो है वो आसानी से इन हाइट कंटेनिंग प्लांट्स ये प्रोसेस आसान हो सके। दैट वाज अबाउट द रूट प्रेशर एज वेल एज इम्बाइबेशन। अब यहां पे हम इस पूरे प्रोसेस में बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, वाटर विल बी मूव्ड फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल के लिए साई का जो लेटर है वो रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और W लिखा जाता है वाटर के लिए। तो इसका मतलब वाटर पोटेंशियल को अगर हम सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन देखें तो दैट इज साई W। इसकी डेफिनेशन देखें तो हम जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब उतना वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो मोबाइल होने की कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। अब वो वाटर पोटेंशियल अगर हम वाटर पोटेंशियल मेजर करना चाहें तो हम कहते हैं प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा कि वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब वाटर पोटेंशियल भी उतना ज्यादा होगा। अब मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किसका है? प्योर वाटर का। और मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता कितना है? दैट इज ऑलवेज 0। लेकिन जैसे जैसे वाटर जो है इम्प्योर होता जाता है, इंप्योरिटी कैसे आएगी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स और एनी सॉल्ट्स। जब वाटर के अंदर सॉल्यूट्स या सॉल्ट्स मिक्स होते जाते हैं तो वाटर इम्प्योर होता जाता है और वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता जाता है। तो इसका मतलब सॉल्यूट की वजह से
ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है, जिसको हम सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं, ये सॉल्यूशंस की सूरत में जब भी वाटर होगा उसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अगर हम वाटर पोटेंशियल और इसके फॉर्मूला को देखें तो वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूट पोटेंशियल? तो हम कहते हैं मेजर ऑफ चेंज ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि वाटर के अंदर जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड होगा उतना सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, लेकिन वाटर पोटेंशियल जीरो से कम होता जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव पोटेंशियल। उसके मुकाबले में प्रेशर पोटेंशियल देखें तो दैट इज द इंक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल व्हेन द प्रेशर पोटेंशियल विल बी इंक्रीज्ड। तो प्रेशर पोटेंशियल प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल जो है दैट विल बी इक्वल टू वाटर पोटेंशियल। अब इस ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर का लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर क्या इफेक्ट होता है, तो यहां पे हम इस प्रोसेस को इस तरह से मेजर करते हैं कि अगर लिविंग सेल का जो एनवायरनमेंट है वो आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। अब अगर वाटर जो है एनवायरनमेंट में जो है वो प्योर वाटर है, तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से हाइपरटोनिक हो जाएगा और बाहर जो है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। इसी तरह से अगर बाहर जो है वो हाईली कंसंट्रेटेड वाटर है जिसमें सॉल्यूट कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विल बी हाइपरटोनिक एंड ऑर्गेनिज्म विद रेफरेंस टू दैट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक। तो हमेशा हाई कंसंट्रेशन जहां पे सॉल्यूट का होगा वाटर उसकी तरफ रश करेगा। इसका मतलब अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इन द सेल तो एनवायरनमेंट से वाटर जो है वो सेल की तरफ आएगा, और इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, फॉर एग्जांपल प्लांट्स के केस में देखें तो प्लांट सेल जो है वो हाइपरटोनिक होता है, और उसकी वजह क्या है, ताकि आउटर साइड से वाटर जो है वो सेल की तरफ आए और सेल टर्जिड हो सके, जिसकी वजह से सेल की शेप और प्लांट की बॉडी की शेप जो है वो अटेन हो सके। तो इसका मतलब ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमिन करके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप जो है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। दैट इज अबाउट द वाटर पोटेंशियल। अब पहला जो पॉइंट था लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स में, जो हमने देखा कि बुनियादी तौर पर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थी, और दूसरे नंबर पर जो मूवमेंट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर्स इन जाइलम के साथ साथ फ्लोएम था। तो फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, वो जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम है ये जानने के लिए सबसे पहले हमें फ्लोएम की लोकेशन और फ्लोएम का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर हम फ्लोएम का स्ट्रक्चर देखें और लोकेशन देखें तो लोकेशन में दीज आर आउटर साइड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यूज, दे कॉन्स्टिट्यूट द इनर बार्क, दैट इज अबाउट द लोकेशन ऑफ द फ्लोएम। और कंपोनेंट्स में देखें तो बेसिक कंपोनेंट जो कि ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड एज सीव एलिमेंट, या इसी को सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ हाईली पोरस स्ट्रक्चर ये सीव एलिमेंट कंसिडर करते हैं, और इसी में से मूवमेंट ऑफ द फ्लोएम प्रोडक्ट्स जो है वो हो रही होती हैं। इसके साथ साथ कुछ और सेल्स जिसमें कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, और नॉन लिविंग फाइबर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब अगर इंडिविजुअली हम इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखें तो जो सीव एलिमेंट्स हैं, यहां पे आप ये देखिए फ्लोएम का स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर ये सीव ट्यूब्स एक दूसरे के साथ पोरस स्ट्रक्चर इंटरकनेक्टेड है, जस्ट लाइक द पाइप्स या ट्यूब्स। तो इस वजह से जो मटेरियल है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव हो रहा होता है। ये सेल्स जो हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। पहले ये सेल्स थे जिनके पास न्यूक्लियस मौजूद था, वंस दे बिकम मैच्योर इनका न्यूक्लियस लॉस हो जाता है, इनका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। तो इसलिए इन सेल्स को जो कि सीव एलिमेंट्स कहलाते हैं, इनके साथ कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं जो कि इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ इनके फंक्शंस में हेल्प कर रहे होते हैं, इसीलिए इनको कंपेनियन सेल्स कहा जाता है। उसके मुकाबले में जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये स्टोरेज सेल्स कंसिडर किए जाते हैं, जबकि फाइबर जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं या नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हैं जो कि खास तौर पर इसकी स्ट्रेंथ बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। अब अगर पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जाइलम के अंदर जैसे हमने देखा था हमेशा अपवर्ड मूवमेंट होगी अगेंस्ट द ग्रेविटी, लेकिन फ्लोएम के केस में जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज नॉट टूवर्ड्स अपवर्ड और डाउनवर्ड,
ये इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ होती है। नाउ व्हाट इज द सोर्स? सोर्स फोटोसिंथेट होगा, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, जैसे कि लीव्स होते हैं जहां पे फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनेंगे, और सिंक होगा जिसको स्टोरेज ऑर्गन कहा जाता है, जिसमें लीव्स हो सकते हैं, उसके साथ साथ फ्रूट्स हो सकते हैं पर्टिकुलरली, और स्पेसिफिकली जो रूट्स हैं, रूट ट्यूबर्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब सोर्स है जहां पे फोटोसिंथेसिस होगी, और सिंक है जहां पे फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है वो उसको स्टोर किया जाएगा या स्टोरेज ऑर्गन होगा। अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो दो थ्योरीज जो हैं, दो किस्म की थ्योरीज एक्सप्लेन की जाती हैं, एक्टिव थ्योरीज और पैसिव थ्योरीज। एक्टिव थ्योरीज में कहा जाता है ट्रांसलोकेशन के दौरान ये में एनर्जी इस्तेमाल होती है। अब इसके लिए हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं मिला प्रॉपर्ली जो कि एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस हो, इसलिए इन थ्योरीज को अबंडेंट कंसीडर किया जाता है। जबकि पैसिव थ्योरीज जो है उसमें दो किस्म की थी, डिफ्यूजन एंड प्रेशर फ्लो थ्योरी। अब अगर डिफ्यूजन की बात करें तो उसमें यह प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है। इसमें 1 मीटर पर 8 ईयर 1 मीटर पर 8 ईयर ये प्रोसेस जो है वो चलेगा, लेकिन उसके मुकाबले में जो नॉर्मली इस फ्लो को देखा जाता है वो 1 मीटर पर 1 और कंसीडर किया जाता है। तो इसका मतलब ये प्रोसेस जो है वो एक्चुअल प्रोसेस से बहुत स्लो है, इसलिए इस थ्योरी को भी जो है वो गलत साबित कर दिया गया, और ये वाली थ्योरी जो है वो भी गलत है। जबकि प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है अर्नस्ट मंच ने पहली दफा एक्सप्लेन की, और इस थ्योरी में उसकी जो स्टेटमेंट थी उसने कहा दैट इज ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर बिटवीन सोर्स एंड सिंक। तो सोर्स में जहां पे फोटोसिंथेसिस हुई है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बना है, उसको सिंक की तरफ जो भेजा जाएगा दैट विल बी ड्यू टू द ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर। ये ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर किस तरह से बनता है उसको जानने के लिए हम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं। खास तौर पर जैसा कि लीफ जो है इसको सोर्स कंसीडर किया जाता है। इस सोर्स में जो सनलाइट पड़ती है मेसोफिल सेल्स पे, और इस सनलाइट की वजह से क्या होता है, फूड की प्रोडक्शन होती है। और फूड में खास तौर पर अगर हम फ्लोएम सैप को कंपोजिशन देखें तो उसमें 90% तक सुक्रोज होता है। तो इसका मतलब यहां पे जो सब्सटेंस बन रहा है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट इज एक्चुअली सुक्रोज। तो सबसे पहले यहां पे पहला स्टेप जो होगा, उस प्रोडक्शन के बाद मेसोफिल सेल्स ने जो फूड बनाई है उसको अपने लिए इस्तेमाल करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जो फोटोसिंथेटिक या सोर्स के पास जो फूड बनी है उसको मेसोफिल सेल्स ने अपने लिए इस्तेमाल किया। अब जो एडिशनल फूड थी उसको टुवर्ड्स द फ्लोएम भेजा जाएगा, और इसमें सेकंड स्टेप ये जो होगा, इसमें अब दरमियान में क्या होगा, दैट इज द कंपेनियन सेल्स। ये स्ट्रक्चर जो है वो कहलाते हैं कंपेनियन सेल्स। अब क्या होगा कि जब मेसोफिल सेल से पहले फूड आएगी किस तरफ, टुवर्ड्स द कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल की तरफ मूवमेंट जो है फूड की वो किसके जरिए हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, और इन कंपेनियन सेल से फूड को फिर भेजा जाता है टुवर्ड्स द फ्लोएम सैप यानी कि सीव ट्यूब्स के अंदर। तो ये पहला स्टेप था फूड का, जहां पे मेसोफिल सेल्स में बने और वहीं पर उनको यूटिलाइज कर देना। दूसरा स्टेप, जो एडिशनल फूड सब्सटेंस थे उनको टुवर्ड्स द सीव एलिमेंट भेजा बजरिया पर्टिकुलरली कंपेनियन सेल्स। तो तीसरा स्टेप क्या होता है, अब यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे फूड सब्सटेंस बने थे और उन फूड सब्सटेंस की कंसंट्रेशन सीव एलिमेंट्स में बढ़ गई। अब यहां पे सीव एलिमेंट्स बढ़ने की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ गई है, तो इसका मतलब जो जाइलम है इसमें से वाटर कंटेंट इस तरफ को आना शुरू हो जाएंगे, दैट विल बी द थर्ड स्टेप। यानी कि अब सीव की तरफ जो है, सीव एलिमेंट की तरफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सब्सटेंस बढ़ना शुरू हो गई। तो इस वजह से इसको हम ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक जनरेटेड प्रेशर का नाम देते हैं। अब यहां से क्या होगा कि अगेन जो सोर्स से सिंक तक, यहां से अब सोर्स सीव एलिमेंट से सिंक की तरफ क्या होगा, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट। तो यहां पे भी पहले
इसमें से जब कंपेनियन सेल में आएगा तो ये डिफ्यूजन के जरिए होगा, लेकिन जैसे ही कंपेनियन सेल से सिंक की तरफ आना है तो दैट विल बी ऑलवेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये फोर्थ स्टेप कंसिडर किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टुवर्ड्स द सिंक। तो जब ये सोल्यूट इस तरफ को मूव करेगा तो वहां पे अब सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गई, वाटर पोटेंशियल कम हो गया, तो अब अगेन वाटर जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द सिंक। तो ये फिफ्थ स्टेप कंसिडर किया जाएगा। अब सिंक की तरफ वाटर और सोल्यूट दोनों मूव किए तो टुवर्ड्स द लीफ कंसंट्रेशन ज्यादा होना शुरू हो गई है और टुवर्ड्स द सिंक ये कंसंट्रेशन कम है। तो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जो मूवमेंट होगी दैट विल बी द सिक्स्थ स्टेप, जो कि सीव एलिमेंट्स के जरिए ये मूवमेंट हो रही होगी। तो एक्चुअली 6 बुनियादी पॉइंट्स थे जिसके जरिए हमने ये कंफर्म किया कि वाटर का जो पर्टिकुलरली फ्लोएम के अंदर या सोर्स के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको फ्लोएम के जरिए सिंक की तरफ किस तरह से लाया जा सकता है, जिसमें डिफरेंट पोजीशन पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी थी, डिफ्यूजन भी थी और ऑस्मोटिक जनरेशन या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी देखा गया। तो ये पर्टिकुलरली मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन कंसिडर किया जाता है। अब हमने लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स का जो प्रोसेस था उसमें खास तौर पर अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट्स, जाइलम और फ्लोएम को कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जब हम गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं तो गैसियस एक्सचेंज या एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है स्पेसिफिकली कहा जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म। इसको कॉमनली हम ब्रीदिंग का नाम भी देते हैं और उसके मुकाबले में जो दूसरा प्रोसेस है उसे सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम दिया जाता है। तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन कहलाती है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर CH बॉन्ड का तोड़ना देखा जाता है, जो कि सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस, क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखी जाती है। तो एक्चुअली अगर हम प्लांट्स के केस में सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज को स्टडी करें तो इसमें कहा जाता है देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम जो कि वास्कुलर बंडल्स हैं इन गैसेस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जाइलम जो है वो तो वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्ट कर रहा है और फ्लोएम जो है वो फूड सब्सटेंस की, जिसमें पर्टिकुलरली सुक्रोज की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। इसमें जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं खास तौर पर स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स। अब इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो ट्रांसपोर्ट की लोकेशन है या एक्सचेंज है ये कहां से हो रही है। तो स्पेसिफिकली लीव्स के पास स्टोमेटा होते हैं, लेकिन लीव्स का एपिडर्मिस के इंटरनल जो मीजोफिल सेल्स हैं उनमें लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 40% है और इन्हीं एयर स्पेसेस की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल हो पाती है। इन केस ऑफ प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनटेक की जाती है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज की जा रही होती है, जबकि एनिमल्स के केस में हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो इनटेक की जा रही होती है। तो बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो मीजोफिल सेल जो है, दो तरह के मीजोफिल सेल्स होते हैं डाइकॉट्स के केस में, जिसमें स्पॉन्जी सेल्स कहते हैं और पैलिसड्स कहते हैं। तो स्पॉन्जी सेल्स के अंदर पर्टिकुलरली एयर स्पेसेस ज्यादा होती हैं। अगर हम साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज देखें तो उसमें पहला स्टोमेटा जो कि यंगर स्टेम के अंदर और लीव्स में होते हैं और इनकी तादाद वेरिएबल होती है अमंग द वेरिएबल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और उनके लीव्स के अंदर। जैसे कि हम यहां पे एक एग्जांपल देखें टोबैको प्लांट की, तो उसमें 12,000 स्टोमेटा पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ लीफ होते हैं। अब स्टोमेटा सिर्फ लीव्स पे और यंगर पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे होते हैं, जबकि दूसरा स्ट्रक्चर जो कि इन्वॉल्व होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए दैट इज कॉल्ड एज लेंटिसल्स, जो कि ओल्डर स्टेम में होता है और कॉर्क टिश्यूज के अंदर ये स्पेशल पोर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली लूजली अटैच्ड सेल्स की वजह से होते हैं, जिसमें माइन्यूट पोर्स बन जाते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो आसान हो जाती है। तो इसका मतलब ये दो बुनियादी स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं। जबकि अगर रूट्स के केस में बात करें
कि रूट में गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि रूट्स के सेल्स को भी तो गैसेस रिक्वायर्ड है, तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो हासिल की जाती है फ्रॉम एयर एग्जिस्टिंग इन स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। तो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो एयर मौजूद होती है उसमें से खास तौर पर ऑक्सीजन इनटेक की जाती है। जबकि एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं कहां से? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर से। तो इसका मतलब हर जगह पर एक्सचेंज जो है गैसेस की हो रही होती है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पैटर्न या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। जब हम गैसियस एक्सचेंज एनिमल्स के केस में बात करते हैं तो एनिमल के केस में सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि गैसियस एक्सचेंज को ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कहते हैं और यह सेलुलर रेस्पिरेशन से डिफरेंट प्रोसेस है। जबकि अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस की हम प्रॉपर्टीज को अगर अंडरस्टैंड करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? दे आर लार्ज एंड मॉइस्ट सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया लार्ज और मॉइस्ट होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा। तो दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो इसको हम कहते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैसियस एक्सचेंज। इसके साथ साथ थिन एपिथेलियम, जितनी एपिथेलियम थिन होगी उतना ज्यादा जो है वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा। इसके साथ साथ वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन एक्चुअली हम कहते हैं स्टीप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो है वो ज्यादा होती है, तो जितना स्टीप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी वेंटिलेशन का चांस बढ़ जाएगा। और इसी तरह से लार्ज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज समझी जाती हैं, तो इसका मतलब जितनी ज्यादा कैपिलरीज होंगी उतना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में अगर बात करें तो हर सेल के साथ डायरेक्ट कैपिलरी कॉन्टैक्ट होता है ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जिसमें गैसेस और उसके साथ साथ फूड या नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो तीनों की एक्सचेंज जो है वो हो सके। तो दैट वाज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एनिमल्स में और पर्टिकुलरली ह्यूमन में किस तरह का है उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एयर पैसेजवे जो है वो जानना है। एयर पैसेजवे में जो खास तौर पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या टर्मिनल आउटर स्ट्रक्चर होता है दैट इज नॉस्ट्रल, और जो इंटरनल टर्मिनल स्ट्रक्चर है दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज एयर सैक्स इन द लंग्स, जिसमें खास तौर पर एल्वियोलाई मौजूद होती हैं जो कि साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज समझी जाती हैं। सबसे पहले अगर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स की बात करें या एक्सटर्नल नेयर्स भी कहा जाता है इनको, जहां से एयर को इनटेक किया जाता है। अब यहां से एयर जो है वो इनटेक होती है जिसको हम इनहेलेशन पर्टिकुलरली कंसिडर कर रहे होते हैं, वहां से नेजल कैविटी और नेजल कैविटी से फेरिंक्स तक। अब यहां पे जो फेरिंक्स है, पहले हम इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर लें, जो फेरिंक्स है दैट इज द कॉमन ओपनिंग फॉर द नेजल कैविटी एज वेल एज द ओरल कैविटी। लेकिन नेजल कैविटी से ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट कंसीडर किया जाता है एज कंपेयर टू ओरल कैविटी। व्हाट इज द रीजन? तो हम यहां पे देखते हैं नेजल कैविटी जो है दैट इज एक्चुअली लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम। इसकी जो डिवीजन है दैट इज सब डिवाइडेड इनटू 3 कैविटीज बाय बोन प्रोजेक्शन, और खास तौर पर जैसे मैंने कहा कि यह ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू द ओरल कैविटी। तो उसकी वजह क्या है? यहां पे एयर को फिल्टर किया जा रहा होता है, जो उसमें लार्ज डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा होता है। दूसरे नंबर पे म्यूकस मेम्ब्रेन होने की वजह से उसको मॉइस्चन किया जा रहा होता है, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज वार्मनेस ऑफ द एयर। तो एयर का टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से नेजल कैविटी से ब्रीदिंग करना जो है वो ओरल कैविटी के थ्रू ब्रीदिंग करने से बेहतर कंसिडर किया जाता है या एफिशिएंट होता है। अब जैसे ही एयर जो है फिल्टर, मॉइस्चर और वार्म होने के बाद नेक्स्ट नेजल कैविटी से आएगी तो दैट विल टुवर्ड्स द फेरिंक्स। जैसे मैंने कहा दैट इज द कॉमन ओपनिंग, और ये मस्कुलर पैसेज होता है लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें एयर को सिर्फ लाया जाता है और इसका काम सिर्फ चैनलाइजेशन ऑफ द एयर है फ्रॉम फेरिंक्स टू द लैरिंक्स, यानी कि यहां पे फूड भी आएगी और एयर भी आएगी। लेकिन
एयर को फ्रॉम फेरेंक्स टू लैरिंक्स भेज दिया जाता है और फूड जो है फ्रॉम फेरेंक्स टू द एसोफेगस जो है वो सेंड कर दी जाती है। तो अगर हम फेरेंक्स के बाद नेक्स्ट पार्ट देखें तो दैट इज द लैरिंक्स। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, वाई ये आगे हम देखेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कंप्लीटली कार्टिलेजिनस है। अब यहां पे याद रखिए लैरिंक्स कंप्लीटली कार्टिलेजिनस है, ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, ब्रोंकाई में इररेगुलर कार्टिलेज होते हैं और ब्रोंक्यूल में अल्टीमेटली रिड्यूस होना शुरू होते हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि लैरिंक्स टू ब्रोंक्यूल कार्टिलेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होती जाती है या प्रोग्रेसिवली वो कम होता जाता है। दैट इज सराउंडिंग द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया। तो जो ट्रैकिया का अपर एंड है वहां पे लैरिंक्स होती है और अपर एंड की जो ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स है उसको नाम दिया जाता है ग्लोटिस। और ये जो ओपनिंग है दैट इज आल्सो लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन और इसी म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग है वो स्ट्रेच होती है इनटू टू थिन एज्ड फाइब्रस बैंड्स। और ये जो थिन फाइब्रस बैंड्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज वोकलिस्ट और वोकल कॉर्ड्स। और इन्हीं वोकलिस्ट जो हैं इन्हीं वोकल कॉर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए जो वॉइस प्रोडक्शन है वो कर पाते हैं। तो एक्चुअली वोकलिस्ट के केस में जो वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन है वो ज्यादा रिदमिक होती है, इस वजह से उनकी साउंड ज्यादा सुरीली कंसिडर की जाती है। तो बुनियादी तौर पर जब एयर यहां से गुजरती है तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और उस वजह से साउंड की प्रोडक्शन होती है। अब साउंड प्रोडक्शन जो है इन वोकल कॉर्ड्स का काम है, लेकिन उस साउंड की रिदम बनना जो कि हम अपनी जो स्पीकिंग कैपेसिटी कंसीडर करते हैं उसमें हमारी टंग और लिप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अल्फाज जो हैं उनकी एक प्रॉपर रिदम जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। तो एक्चुअली ये वोकल कॉर्ड्स हैं। अब इन जो ग्लोटिस है इसकी जो अपर कवरिंग होती है जो कि हिंज लाइक स्ट्रक्चर या हिंज लाइक एक्शन के तौर पर काम करता है, मस्कुलरली कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट सर्व्ड एज अ लिड। और इसका जो स्ट्रक्चर है नॉर्मली जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये स्ट्रक्चर जो है वो वर्टिकल होता है, लेकिन जैसे ही सॉलोइंग करते हैं तो ये वर्टिकल से लेस और मोर हॉरिजॉन्टल हो जाता है और पार्शियल क्लोजर ऑफ द ग्लोटिस करता है, जिसकी वजह से फूड लैरिंक्स की तरफ जाने के बजाय टूवर्ड्स द एसोफेगस जो है वो मूव कर जाती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पार्ट जब लैरिंक्स से जो लोअर पार्ट है उसको हम ट्रैकिया कहते हैं और कॉमनली इसी को विंड पाइप भी कहा जाता है। अब जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये खास तौर पर वेंट्रल टू एसोफेगस होता है। इसका मतलब हमारी बॉडी में एसोफेगस डोर्सल साइड पे है और जो लैरिंक्स जो ट्रैकिया है वो वेंट्रल साइड पे होता है। और इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, जैसे कि लैरिंक्स कंप्लीटली कार्टिलेजनस था और ये सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग रखता है। ट्रैकिया जो है वो फर्दर डिवाइड करता है इनटू ब्रोंकाई। तो ये जो ट्रैकिया डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में, तो दोनों जो ईच ब्रोंकस है वो फर्दर डिवाइड करते जाते हैं और उनसे डिफरेंट ब्रोंकाई स्मॉलर ब्रोंकाई बनते जाते हैं। इनके अंदर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड कार्टिलेजिनस प्लेट्स मौजूद होती हैं, यानी कि लैरिंक्स में मैक्सिमम थी, ट्रैकिया में उससे कम हुई और ब्रोंकाई के अंदर और रिड्यूस हुई और ब्रोंक्यूल के अंदर ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाती हैं। अब ब्रोंकाई तक जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर अभी जो कार्टिलेजिनस प्लेट्स थी इरेगुलर मौजूद थी और जो ब्रोंक्यूल है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में दो डिफरेंस होते हैं एक्चुअली, एक तो कार्टिलेजिनस प्लेट्स का और दूसरे नंबर पे इनके डायमीटर का। जब ब्रोंकाई 1 मिलीमीटर या उससे कम डायमीटर पे आ जाए तो उस स्ट्रक्चर को फिर हम ब्रोंक्यूल का नाम देते हैं और ये ब्रोंक्यूल फिर फर्दर एल्वुलर डक्ट और जो एल्वुलाई के स्ट्रक्चर में जो है वो एक्सटेंड करती हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, इसको लंग्स के स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। एयर पैसेजवे ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें तो सबसे पहला पार्ट जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया तो नॉस्ट्रल्स हैं जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं और इन नॉस्ट्रल्स से नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज नेजल कैविटी और नेजल कैविटी से जो फर्दर पार्ट आता है दैट इज फेरिंक्स, जिसको थ्रॉट या कॉमन ओपनिंग भी कहा जाता है। उसके बाद लैरिंक्स का पार्ट है और लैरिंक्स की जो ओपनिंग है उसको ग्लोटिस कहा जाता है और ग्लोटिस की जो कवरिंग है लिड उसको एपिग्लोटिस का नाम दिया जाता है। लैरिंक्स के बाद विंड पाइप आता है जिसको ट्रैकिया का नाम दिया जाता है
और अल्टीमेटली जो ट्रैकिया है वो डिवाइड करता है 2 ब्रोंकस में, और ब्रोंकस जो है वो फर्दर अगर उसका साइज 1 मिलीमीटर या उससे कम रह जाए तो उसको ब्रोंक्यूल का नाम दिया जाता है। अब ट्रैकिया लैरिंक्स के अंदर कंप्लीटली कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर था, ट्रैकिया में सी शेप्ड हो गया, ब्रोंकस में इररेगुलर जो है वो कार्टिलेज आएगा और ब्रोंक्यूल में टोटली लैक कार्टिलेज, तो इसमें कार्टिलेज एब्सेंट होता है। इसका मतलब मैक्सिमम कार्टिलेज लैरिंक्स में था और मिनिमम या नो कार्टिलेज इन द ब्रोंक्यूल्स। अब जो ब्रोंक्यूल से फर्दर पार्ट होता है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो कि एल्वुलाई प्लस पर्टिकुलरली एल्वुलर डक्ट पर मुश्तमिल होता है, उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स यानी कि एयर सैक्स का नाम दिया जाता है। अब जो एयर सैक के टर्मिनल पार्ट पर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, खास तौर पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि सिंगल साइड थिक स्ट्रक्चर होता है, उसको नाम दिया जा रहा होता है एल्व्यूलस। और इस एल्व्यूलस के साथ जो इसकी मेम्ब्रेन के साथ वन साइड थिक ब्लड कैपिलरी मौजूद होती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, पर्टिकुलरली एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम कैपिलरी टुवर्ड्स द एल्व्यूलस कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और एल्व्यूलस टुवर्ड्स द कैपिलरी ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होगा। तो इसका मतलब ये सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है और इसके साथ जो है वो रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं एंड दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब अगर हम एयर सैक और एल्वुलाई में डिफरेंस देखें तो एयर सैक को फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग कहा जाता है, जबकि एल्वुलाई जो है इसको स्ट्रक्चरल यूनिट या पर्टिकुलरली साइट फॉर द गैसियस एक्सचेंज कंसिडर किया जाता है। अगर हम इन कंक्लूजन लंग्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये क्लोज्ड सैक्स होती हैं, स्पोंजी इन नेचर होती हैं, हाईली पोरस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्वुलाई, और इनकी जो लोकेशन है दैट इज प्लेस्ड इन द चेस्ट कैविटी एंड दीज आर प्रोटेक्टेड बाय मेम्ब्रेन फ्लूइड एज वेल एज बोन। तो इसमें जो मेम्ब्रेन के जरिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन, जो कि डबल मेम्ब्रेनस होती है। इसके अलावा यहां पे जो प्लूरल फ्लूइड है ये भी मौजूद होता है और स्पेसिफिकली जो बोन्स जिनको रिब्स का नाम दिया जाता है वो भी इसकी बोनी प्रोटेक्शन के लिए इन्वॉल्व होती हैं। तो प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो डबल मेम्ब्रेनस होती हैं और डायाफ्राम जो है ये स्केलेटल मसल्स होते हैं जो कि फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी बना रहे होते हैं और इस फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी का जो पर्टिकुलर फंक्शन है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जरिए एयर जो है वो इनहेल या एक्सहेल करने में आसानी मिलती है। अब बुनियादी तौर पर इस सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने का मकसद मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को अंडरस्टैंड करना था। तो अब इनहेलेशन या एक्सहेलेशन जिसको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का नाम दिया जाता है, उसमें कौन कौन से जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, इसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है इसको हम दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज इनटेक ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन और रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स दैट इज कॉल्ड एज एक्सपिरेशन। इसी को दूसरा नाम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी दिया जाता है। इसमें जो बेसिक मैकेनिज्म है दैट इज पैसिव एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। अब याद रखिए लंग्स जो है वो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, स्पंज लाइक है और इसकी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन एनर्जी बेस्ड नहीं होती बल्कि वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी बेस्ड होती है। जब वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी कम होता है तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जब वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी बढ़ता है तो लंग्स जो है वो एक्सपेंड कर जाते हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है वो पैसिव होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में एनर्जी यूज नहीं होती। और इसी प्रोसेस को अगर डिफाइन करना चाहें तो इंस्पिरेशन को हम कहते हैं टेकिंग इन ऑफ एयर और एक्सपिरेशन को कहते हैं रिमूवल ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स। तो अगर लंग्स की तरफ एयर आती है उसको हम नाम देते हैं इंस्पिरेशन और अगर लंग्स से एयर को बाहर रिमूव किया जाता है आउटसाइड द बॉडी तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपिरेशन। इस प्रोसेस में जो तीन स्ट्रक्चर हैं खास तौर पर इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट वन इज डायाफ्राम, सेकंड इज रिब्स मसल और थर्ड वन इज द रिब केज। अब अगर डायाफ्राम और रिब मसल ये दोनों मसल्स देखें तो दोनों में एक कॉमन थिंग होती है कि दोनों मसल जो हैं एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
और एट द टाइम ऑफ एक्सपिरेशन मसल्स रिलैक्स होंगे। इसका मतलब हम कॉमनली कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन मसल्स ऑफ डायाफ्राम एंड मसल्स ऑफ द रिब्स, जिनको इंटरकोस्टल मसल्स भी कहा जाता है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक्सपिरेशन के दौरान ये मसल जो है वो रिलैक्स कर रहे होंगे। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वजह से डायाफ्राम पर क्या फर्क पड़ेगा? तो डायाफ्राम जो है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देखिए कि ये लेस डॉम लाइक हो रहा है, तकरीबन स्ट्रेटन हो रहा है और डाउनवर्ड आ रहा है। इस डाउनवर्ड आने की वजह से क्या होगा कि लंग्स को जो चेस्ट वॉल्यूम है इंक्रीज होने की वजह से लंग्स की एक्सपेंशन आसान हो जाएगी। तो इसका मतलब जिस वक्त ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दैट विल मूव्स डाउनवर्ड एंड बिकम्स लेस डोम लाइक। लेकिन जैसे ही एक्सपायरेशन होगी ये मसल्स रिलैक्स करेंगे तो इन मसल्स की यू अपवर्ड मूवमेंट होना शुरू हो जाती है और इस अपवर्ड मूवमेंट की वजह से ये मोर डॉम लाइक हो जाते हैं। डॉम लाइक एक्चुअली इन्वर्टेड बॉल को कहा जाता है जब ये स्ट्रक्चर अपवर्ड मूव करेगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये रिब केज है, ये डायाफ्राम का पार्ट है, अगर ये डाउनवर्ड होगा तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज्ड है। लेकिन अगर ये रिलैक्स होने की वजह से यूं अपवर्ड चला गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अपवर्ड जाने की वजह से मोर डोम लाइक होने की वजह से जो वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी है वो डिक्रीज कर गया, कम हो गया, जिस वजह से मसल जो उसके अंदर मौजूद है लंग्स वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अल्टीमेटली एक्सपायरेशन। तो इसका मतलब लेस डोम लाइक होगा इंस्पिरेशन के दौरान और मोर डोम लाइक होगा एट द टाइम ऑफ एक्सपिरेशन। रिब्स मसल देखिए तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इंटरकोस्टल मसल एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन और रिलैक्स करेंगे एट द टाइम ऑफ एक्सपिरेशन। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से रिब केज पर फर्क पड़ेगा, जिसमें हम कहेंगे इंस्पिरेशन के दौरान जो रिब केज है वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, जब हम ब्रीदिंग करते हैं सांस लेते हैं तो हमारा रिब केज जो है वो अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज करता है। लेकिन जिस वक्त हम एक्सपायर करते हैं तो वो बैकवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है या इनवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं कि वॉल्यूम जो है वो थॉरैक्स का यहां पे डिक्रीज कर जाएगा और इस जगह पे इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन लंग्स पे प्रेशर वॉल्यूम के ऑपोजिट होगा। जब वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और जिस वक्त वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर ऑन द लंग्स इंक्रीज कर जाएगा जिसकी वजह से एक्सपेंशन होगी। अब एयर जो है वो मूव्स कर रही है तो जिस वक्त इंस्पायरेशन होनी है तो लंग्स की तरफ एयर ने आना है, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हुआ है लंग्स जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं, एयर जो है वो इनवर्ड मूव करेगी। लेकिन जब प्रेशर इंक्रीज कर गया लंग्स जो है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे और अल्टीमेटली एयर आउट ऑफ द लंग्स मूव करेगी। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म जो है उसको हमने सिंगल कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया, जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फीचर होगा, कौन सा इवेंट होगा, तो इंस्पायरेशन के दौरानिये में क्या होगा या एक्सपायरेशन के दौरानिये में क्या होगा। अब इस मैकेनिज्म को समझने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए वो खास तौर पर हम ये चाह रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अंडरस्टैंड किया जाए और साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या है, एक्चुअली एल्वुलाई है। अब एल्वुलाई से पहले जो पार्ट था जिसमें हमने कहा ब्रोंकस तक जो है पर्टिकुलरली कार्टिलेज मौजूद था जो कि स्ट्रक्चर को कोलैप्स होने से बचा रहा था, लेकिन उससे अगला पार्ट पर्टिकुलरली एल्वुलाई के अंदर किसी किस्म का कोई कार्टिलेज नहीं होता, इसलिए इसके कोलैप्स या कोलिजन से बचने के लिए खास तौर पर इसमें जो केमिकल्स मौजूद होते हैं दीज आर कॉल्ड एज सर्फेक्टेंट्स, जो कि मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन्स होते हैं। अब ये जो सर्फेक्टेंट्स हैं कुछ इंडिविजुअल्स में इन सर्फेक्टेंट्स की फॉर्मेशन नहीं होती और उनको इस सर्फेक्टेंट्स की एब्सेंस की वजह से जो डिजीज होती है दैट इज कंसिडर्ड एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इस डिजीज की अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो ये इन्फेंट्स में है और पर्टिकुलरली उन इन्फेंट्स में जिनमें गेस्टेशन एज 7 मंथ या उससे कम हो, और उसके साथ साथ इस प्रॉब्लम का वजह क्या होती है कि सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होते। जब सर्फेक्टेंट्स नहीं होंगे तो इसका मतलब कोलैप्स ऑफ द एल्वुलाई का चांस बढ़ जाएगा और जब वो कोलैप्स करेंगे तो इसकी वजह से साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज जब कोलैप्स कर गई तो अल्टीमेटली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा और सांस लेने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। दैट वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब जिस वक्त एयर जो है
वो एनवायरनमेंट से एल्वुलाई तक पहुंच गई तो एल्वुलाई से उसको फर्दर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टुवर्ड्स द टिश्यू, और टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है आफ्टर सेलुलर रेस्पिरेशन उसको खास तौर पर भेजा जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स और फिर उसको बॉडी से बाहर भेजा जाएगा। तो ये लंग्स से टिश्यू तक और टिश्यू से लंग्स तक जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसमें खास तौर पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को देखा जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हैं उसमें खास तौर पर दो गैसेस जो हैं उनकी ट्रांसपोर्ट हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकंड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में दो वेज होते हैं इसको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के, दैट इज फर्स्ट वन इज थ्रू हीमोग्लोबिन एंड दैट सेकंड इज डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। मैक्सिमम जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है दैट इज 97% थ्रू हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन की जा रही होती है। उसके अलावा जो डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3% या लेस देन 3% इसको कंसिडर किया जाता है। इसमें लंग्स की स्टेज पर जो क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट मैक्सिमम होंगे और यहां पे पार्शियल प्रेशर 115 यानी कि 115 mmHg कंसिडर किया जाता है, और इस पार्शियल प्रेशर पर ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ, अब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड नहीं होती तो दैट अपीयर्स पर्पल इन कलर, और जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड करती है तो हीमोग्लोबिन जो है ब्राइट रेड ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस में जो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है उसके पास क्योंकि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं और हर एक चेन के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है, इसका मतलब 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी रखती है। अब हमने जैसे कि कहा कि लंग्स के पास जब 115 mmHg है तो उस वक्त मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है उसको ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं, और मैक्सिमम कैपेसिटी पर तकरीबन 98% सैचुरेटेड या सैचुरेशन शो की जाती है। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 19.6 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, 19.6 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब 100% सैचुरेशन नहीं होती, 100% सैचुरेशन होती तो क्या था 20 ml पर 100 ml, क्योंकि हमारे पास जो एयर इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन जो है वो 20.8 ml होती है, ऑलमोस्ट ये 20.8% होती है, और जिस वक्त हम उसको इनहेल करते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी जो 100% होगी दैट विल बी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। लेकिन यहां पे 98% सैचुरेशन होती है तो उस 98% को हम कहते हैं 19.6 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। लेकिन जैसे ही पार्शियल प्रेशर कम होता है एट टिश्यू लेवल तो वहां पर पार्शियल प्रेशर आ जाता है 60 mmHg। तो इस लेवल पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होती है, और इस डिसोसिएशन की वजह से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था उससे दोबारा हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन अलग-अलग हो जाते हैं। अब ये इस लेवल पर टिश्यू लेवल पर ये डिसोसिएशन होने के डिफरेंट वजूहात होती हैं। एक तो जो मेन वजह है वहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाना, और वो कैसे बढ़ती है, एक्चुअली ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हम उस मैकेनिज्म को समझते हैं। पर्टिकुलरली जब बाइकार्बोनेट के तौर पर ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड तो स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, और कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होता है जिससे हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट बन जाते हैं। तो इसका मतलब टिश्यू लेवल पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से पीएच एसिडिक हो जाती है और अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की डिसोसिएशन हो जाती है। तो पार्शियल प्रेशर के अलावा वहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी इसके लिए एक रोल प्ले करती है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। इसके अलावा जो दूसरा मेथड इस्तेमाल होता है ये मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 70% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड से बाइकार्बोनेट बना टिश्यू लेवल पे, लेकिन जैसे ही ये लंग्स के लेवल तक पहुंचेगा तो फिर से बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके
कार्बोनिक एसिड बना देंगे और वो डिसोसिएट करेगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी एक्सहेल्ड फ्रॉम द बॉडी। तो इसका मतलब जो हमारी एक्सहेल्ड एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनहेल्ड एयर, और इसी तरह से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इनहेल्ड एयर में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्सहेल्ड एयर, जबकि नाइट्रोजन कंटेंट जो है इनर्ट होने की वजह से इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर के अंदर इक्वल रहते हैं। जबकि वाटर कंटेंट्स अगर देखें तो जब हम इनहेल करते हैं एयर तो उसमें वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन जब एक्सहेल करेंगे तो उसके अंदर वाटर कंटेंट जो है वो सैचुरेटेड फॉर्म में होते हैं। ये हमें एमसीक्यूज बेस्ड पूछा जा सकता है। अच्छा, बाइकार्बोनेट्स के बाद दूसरे नंबर पर जो ट्रांसपोर्ट की जा सकती है कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स, और तीसरे नंबर पर जो कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन की सूरत में भी इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो मैक्सिमम एज बाइकार्बोनेट, दूसरे नंबर पे हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच करके कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन की सूरत में, और सबसे कम प्लाज्मा प्रोटीन के जरिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें यह कहा जाए कि ब्लड प्रोटीन्स के जरिए कितनी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो सकती है, तो हीमोग्लोबिन भी ब्लड प्रोटीन है और उसके साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन भी ब्लड प्रोटीन है, तो इसका मतलब 20% प्लस 5%, 25% जो है वो ब्लड प्रोटीन के जरिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो देखी जा सकती है। तो इसका मतलब हम ये एमसीक्यू बेस्ड बात की जा सकती है कि जो हीमोग्लोबिन है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रोटीन है, और जो रेड ब्लड सेल्स के बाहर ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स हैं, दोनों को अगर ब्लड प्रोटीन कलेक्टिवली कहा जा सकता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 25% कंसिडर की जाएंगी। दैट वाज अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स जो पार्ट्स हैं, जैसा कि नेजल कैविटी से लेके एल्वियोलस तक जो एयर पैसेजवे है, इसको हम डिस्कस करते हैं, और एयर पैसेजवे या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस को या डिसऑर्डर्स को डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में बेसिकली हम 3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यहां पे डिस्कस करेंगे। दैट विल बी कैंसर, या जिसको हम पल्मोनरी या लंग्स कैंसर कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस एंड एम्फिसिमा। अब ये जो 3 बेसिक डिजीजेस हैं, जिसमें कैंसर, इसका कॉज क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, और अफेक्टेड पार्ट्स कौन से होते हैं, और प्रिवेंशन, इन 4 बेसिक फीचर्स पे हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे काजेस ऑफ कैंसर देखें तो स्मोकिंग जो है ये कैंसर का काज कंसिडर किया जाता है, और कहा जाता है नॉर्मली जो स्मोकर्स हैं उनमें 10 टाइम मोर कैपेसिटी होती है कैंसर काज करने की एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स। तो इसका मतलब 10 गुना ज्यादा अफेक्टेड होने के चांस हैं स्मोकर्स के एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर। यहां पे एक्टिव स्मोकर के साथ साथ पैसिव स्मोकर्स भी बहुत ज्यादा रिस्क पे होते हैं, जो कि लंग्स कैंसर या रेस्पिरेटरी ट्रैक के कैंसर में मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा जो पर्सन कंजेस्टेड एरियाज में रह रहे होते हैं या स्मोकी एरिया में, उनमें भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, और 90% जो कैंसर का सबब बन रहा होता है दैट इज एक्चुअली स्मोकिंग। अब इसमें जो स्मोक है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिगरेट के अंदर खास तौर पर टार कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्सिनोजन है और कैंसर का सबब बन रहे होते हैं, जिस वजह से ये जो स्मोकिंग है ये मोस्ट डिस्टर्बिंग जो स्ट्रक्चर है वो समझा जाता है, या मोस्ट डिस्टर्बिंग काज कंसिडर किया जाता है रिलेटेड टू द कैंसर। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो उसके काज में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है, और एम्फिसिमा जो है वो कॉमन होती है दैट इज अमंग द स्मोकर्स। अब ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये इन्फेक्शियस है और कंटेजियस थ्रू कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन के चांसेस ज्यादा हैं। इसके साथ साथ ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ मेलन्यूट्रिशन और अनहेल्दी एनवायरनमेंट में इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर हमें ये कहा जाए इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में से इन्फेक्शियस कौन सी है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाली ट्यूबरक्लोसिस कहलाती है, जिसको कॉमनली टीबी भी कहा जाता है। जबकि एम्फिसिमा में जो स्मोकिंग की वजह से जो स्मोकर्स कफ है ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और इसकी वजह से बस्ट वॉल ऑफ एल्वुलाई, यानी कि जो एल्वुलस की वॉल है ये बस्ट होना शुरू हो जाती है। अब इफेक्ट्स क्या होंगे, जैसे स्मोकिंग की वजह से जो कैंसर हो रहा है उसकी वजह से कैंसर एक्लूड करता है रेस्पिरेटरी पैसेज को, और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कफ एंड फीवर का सबब बनता है, और इसके साथ साथ एम्फिसिमा जो है इसकी वजह से
ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड प्रॉपरली नहीं होती और इसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा सांस लेने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली ब्रेथलेस एंड एग्जॉस्ट कर जाता है, जिसकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या होती है, इसकी वजह से जो अफेक्टेड पार्ट्स हैं कैंसर की वजह से रेस्पिरेटरी पैसेज और स्पेसिफिकली लंग्स जो है वो अफेक्टेड होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में भी लंग्स अफेक्टेड होते हैं, जबकि एम्फिसिमा में एल्वुलाई और एयर सैक जो है, क्योंकि वॉल ऑफ एल्वुलाई बस्ट करती है जिस वजह से सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजनेशन कम हो जाता है और अल्टीमेटली ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, तो कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए स्मोकिंग को अवॉइड किया जाता है और पोल्यूटेड एयर से अवॉइड किया जाता है। हेल्दी एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो सर्वाइवल है उसकी वजह से कैंसर से बचा जा सकता है। ट्यूबरक्लोसिस में हाइजेनिक कंडीशंस अडॉप्ट की जाती हैं जिसमें बैक्टीरियल इंफेक्शन का रिस्क जितना कम होता जाएगा उतना ट्यूबरक्लोसिस या टीबी से बचना आसान होगा। और अल्टीमेटली एम्फिसिमा में भी अवॉइड स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग को अवॉइड करके तो इस प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है। तो इसका मतलब ये कुछ मेन फीचर्स थे जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस और एम्फिसिमा में काजेस, अफेक्टेड एरियाज और इफेक्ट्स या पर्टिकुलरली प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। अब पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के साथ हमें बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर देखें तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं नॉर्मली उनके पास एज सच किसी किस्म का कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, और हायर इनवर्टिब्रेट्स के केस में खासतौर पर आर्थ्रोपोड्स में देखें तो ट्रैकियल सिस्टम जो है वो बन जाता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा होता है। जबकि वर्टिब्रेट्स के केस में आके फिशेस के केस में रेस्पिरेशन के लिए स्पेसिफिकली गिल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से एम्फीबियन में लार्वल स्टेज पे तो गिल्स होंगे लेकिन अडल्ट में उनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी है, बक्कोक्यूटेनियस रेस्पिरेशन है और उसके साथ साथ स्पेसिफिकली लंग्स मौजूद होते हैं जो कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन कंसीडर की जाती है। जैसे ही रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो इनमें भी लंग्स मौजूद होते हैं और बर्ड्स और मैमल्स के केस में भी लंग्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन बर्ड्स के केस में जो फ्लो ऑफ एयर है वो वन वे होता है, इस वजह से अमंग द वर्टिब्रेट्स मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम जिस इंडिविजुअल का कंसीडर किया जाता है दैट इज द बर्ड। हालांकि ह्यूमन या मैमल जो हैं वो हाईली कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल हैं, लेकिन विद रेफरेंस टू रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम कहेंगे तो बर्ड्स का मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसीडर किया जाता है। दैट वाज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैसियस एक्सचेंज जो कि लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स से रिलेटेड है। तो यहां तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।